नमस्कार। चिर परिचित लेखक, संपादक, संयोजक अज्ञेय जी पर जारी एकाग्र की यह 13वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ संजीदा शब्दकार नासरा शर्मा जी उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन। मित्रों, एक लेखक दूसरे लेखक के साथ कई स्तरों पर अपने संबंध को बना रहा होता है, जी रहा होता है। लेखकों में ही कोई संपादक होता है। ऐसे में पत्र पत्रिकाओं में अपने आलेख को, अपनी रचनाओं को भेजने का भी उपक्रम शामिल होता है और कई बार विषय के स्तर पर भी हमें समानता मिलती है। मसलन अगर हम क्रांति और उससे जुड़े लेखन की बात करें तो उसमें यशपाल, अज्ञेय, रेणु और बाद में नासरा शर्मा जी का नाम आता है। इस विषय पर आगे स्वयं नासरा जी अपनी ओर से बात रखेंगी। भाषा भी एक ऐसा पुल है जो दो लेखकों को बांधता है। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो अज्ञेय जी और नासिरा शर्मा जी के पास यह भाषाई पुल फारसी है। इसकी भी आज बातचीत होगी। ऐसे कई और संदर्भ हैं जिसमें श्रीपत राय भी आएंगे और इन अलग अलग रचनाकारों के माध्यम से हम अज्ञेय जी को याद करेंगे। उद्देश्य तो यही है, मगर इस बहाने वह पूरा कालखंड भी हमारे सामने आ सकेगा। तो आइए मित्रों, हम नासरा शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें और अच्छा हो हम सभी की सहूलियत के लिए कि यह आरंभ पहली भेंट से ही हो, अज्ञेय जी और नासरा शर्मा जी की पहली भेंट से, और एक एक कर हम लोग क्रमवार इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय नासरा शर्मा जी। माइक को माइक को अनम्यूट कर ले, माइक को ऑन कर ले जी। हाँ, मेरे सभी सुनने वालों को मेरा आदर और प्यार और आपका शुक्रिया अदा करना जरूरी है कि बहुत पुरानी यादों को कुरेदने की जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं है कि वो जहन में रहते नहीं या उनका अदब नहीं रहता या उनके बारे में हम सुनते नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी यादें और मुलाकातें जो होती हैं वो पीछे चली जाती हैं। मेरी पहली मुलाकात वात्स्यायन जी से जेएनयू के प्रशासन डिपार्टमेंट जो था उसमें मुलाकात हुई थी। वो एक फंक्शन था और वहाँ पे हाइकू के ऊपर जापानी स्टडी के वर्मा जी की किताब का लोकार्पण होना था। और मैं जो थी वो ईरान से आने के बाद मैंने एक किताब को अनुवाद किया था जिसमें किस्सा जाम का उसका नाम है, खुरासान की लोक कथाएं। तो एक तरह से मुझे वहाँ फंक्शन में बुलाया गया था एक अनुवादक की तरह। मैं कह सकती हूँ कि मेरी वो दूसरी किताब थी, क्योंकि पहली किताब मेरी जो थी वो वियतनाम की लोक कथाएं थी। लेकिन जब वहाँ पे हम लोगों की मुलाकात हुई तो मानी बात है, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था वो ये था कि वर्मा जी की का ही फंक्शन था और वर्मा जी की नाक के ऊपर बड़ी जबरदस्त पट्टी बंधी हुई थी। हम लोग की छोटी सी फैमिली थी जेएनयू की और सब लोग एक दूसरे से कंसर्न रहते थे। पूरी तरह से यूनिवर्सिटी वजूद में नहीं आई थी, तो पूरा ध्यान जो था बार बार ये हो रहा था कि वर्मा जी के साथ ये हुआ क्या है जो इस तरह से वो तकलीफ में है। हाइको के ऊपर वो बोले, खुद भी जापान वो जा चुके थे और वात्स्यायन जी के अपने अनुवाद हैं। तो एक अनुवादक की तरह मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया और ये कहा गया कि ये पर्शियन में
एमए कर रही हैं और डॉक्टर शर्मा की ये वाइफ हैं। तो मानी बात है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा लेखन में तो मैं कुछ थी नहीं, लेकिन हाँ, बहरहाल पहली मुलाकात जो थी वो लंबी और बातें हुई। जब उनको पता चला कि मैं पर्शियन में कर रही, तो वो थोड़ा-सा चौंके थे और कहा था पर्शियन। तो अब उसके पीछे की कहानी तो उन्हें पता नहीं थी, लेकिन उन्हें ताज्जुब ज़रूर हुआ कि इस दौर में जब लोग फ्रेंच पढ़ रहे हों और दूसरी ज़बानों की तरफ तवज्जो है, तो फिर ये कैसे पर्शियन। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती? मैंने कहा जी नहीं, हिस्ट्री से नहीं, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ करता था जो अब नहीं रहा। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी और बहुत ही खूबसूरत मुलाकात रही, क्योंकि चंद लोग थे हिंदी के और हिंदी का डिपार्टमेंट भी इतना ज़्यादा जो बाद में फला-फूला उस तरह का नहीं था। तो चंद लोगों में जितनी अच्छी तरह से बात हो सकती थी, उस दिन हुई। और जो पोएट्री थी, उसकी तरफ भी मेरी तवज्जो इसलिए भी रही क्योंकि मैं लिखती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी जो है शायरी में बहुत थी। और उस मुलाकात में मुझे पता ही नहीं था कि आज से 20-25 साल बाद मुझे जापान जाना पड़ेगा और हाइकू की तरह छोटी-छोटी कविताएँ नहीं, उनके घर छोटे-छोटे लेकिन बड़ा काम देखने को मिलेगा। तो ये एक खूबसूरत मुलाकात जो थी ज़हन में आ गई थी। उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत ही सोबर, सौम्य और बहुत धीमे बोलने वाले इंसान थे वो। और सीधी बात ये थी कि मैंने उस उम्र में उनको देखा था जिसमें एक ठहराव आ ही जाता है और दूसरे ये भी था कि वो एक बड़े लेखक थे। तो मानी बात है कि हम लोग उस दौर में थे कि तस्वीर खिंचवाना और बिला वजह के सवाल करना, ये सब हम लोग कर नहीं सकते थे, खास तरह का डिसिप्लिन हुआ करता था। उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात जो उनसे हुई, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए लिख रही थी और लगातार मैं नंदन, चंपक और उर्दू की कुछ रिसालों में छप रही थी, अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ें मेरी छप रही थी। और तो उन्होंने उस मैगज़ीन को का लोकार्पण किया और जो वो बात बोले हैं, वो बहुत ही मेरे दिलो-दिमाग में जम गई। उन्होंने कहा था, "आप लोग जब लिखिए ना, तो वो लिखिए जो लिखना ज़रूरी होता है और इस तरह ना लिखिए कि कागज़ पे कागज़ खराब हो।" तो मुझे एकदम से महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग वो प्रोग्राम बाग में हो रहा था और चारों तरफ दरख्त थे। तो धीरे से एक लेखिका थी जेएनयू की और वो रशिया से आई हुई थी। उन्होंने कहा इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर लड़कियां इन पे फिदा होती हैं तो कोई गुनाह नहीं है। तो खैर मुस्कुराना भी इस बात के ऊपर बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसा था। लेकिन उनकी बात मेरे दिल पे जैसे जम गई थी और अरसे बाद जब मैंने नरेश सक्सेना की वो कविता पढ़ी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरे छू गई वो, बहुत ज़्यादा गहरे छू गई। और बहुत सारे वीडियो जो हैं वो मैंने खुद उनके भी देखे। वात्स्यायन जी के जो पेड़ों के बीच से वो गुजरते हुए पढ़ रहे हैं और मेरा भी खास तौर से लगाव दरख्त से था। नरेश जी की उस कविता ने मुझे कितना गहरा और वात्स्यायन जी की इस बात ने कितना गहरा प्रभावित किया कि अरसे तक मैं जो थे पुराने कागज़, यानी एक तरफ के लिखे हुए कागज़ दूसरी तरफ मैं लिखती थी, इस्तेमाल करती थी। और दूसरे इश्तिहार, सिगरेट की पन्नी, ये वो जो भी मिलता था उसका मैं इस्तेमाल करती थी। अगर आप वो कविता नरेश सक्सेना जी की सुनिएगा तो आप भी कहीं पे ज़रूर मुतासिर होंगे और मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि वात्स्यायन जी से लेके नरेश सक्सेना जी ने दरख्तों का और उसकी अहमियत का और उससे हमारे रिश्ते को बहुत गहरे मेरे अंदर डाला।
और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि एक बड़ा लेखक एक जुमले से, एक पंक्ति से नए लिखने वालों को किस हद तक मुतासिर कर सकता है और उसको एक राह दिखा सकता है। शीर्षक है इसका, एक वृक्ष भी बचा रहे। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। लिखता है अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। तो शायद मैं ये कविता को नजरअंदाज भी कर सकती थी अगर वात्स्यायन जी का ये जुमला मेरे उस वक्त जबकि मैंने लिखना शुरू किया था और 2 किताबों के अलावा मैं कोई कहानी और नॉवेल नहीं थी मेरे पास, उस वक्त ये असर हुआ है। अफसोस ये है कि मैं 2-3 कविताएं वात्स्यायन जी की पढ़ना चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने अपनी सारी किताबें पता नहीं कैसे जेएनयू को और दूसरी लाइब्रेरी को दे दी। इस वक्त तुम अगर मेरी मदद करो और उनकी कोई कविता पेड़ों के ऊपर पढ़ दो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अर्पण तुम्हारी। जी, जी, शुक्रिया। मित्रों, अंगेज जी लगातार प्रकृति, पेड़ और प्रकृति के विभिन्न रंगों पर, विभिन्न हिस्सों पर लिखते रहे हैं और पेड़ों से उनका कैसा लगाव रहा, इसे भी हम जानते हैं। कितने-कितने पेड़ों की उनकी जानकारी थी और उनके बोटेनिकल नेम, उनके अन्य विवरण आदि भी हम जानते हैं और अक्सर हाँ, वे बातचीत में इन सब जानकारियों की चर्चा किया करते थे। तो यह उनका एक प्रकृति के साथ सहज स्नेह भाव कहिए, एकात्म भाव कहिए, जो कहिए। सागर मुद्रा जैसी लंबी कविता श्रृंखला भी इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है। असाध्य वीणा में भी पेड़ों की चर्चा हुई है। ऐसी कई कविताएं हैं। केले पर भी उनकी कविताएं हैं, केले पर भी। तो मैं अभी फिलहाल आज के इस कार्यक्रम के लिए एक कविता है अंगेज जी की, उसे रखता हूं। मैंने कहा पेड़, इसे मैं रखता हूं। मैंने कहा पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छिजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके, पर भीतर ठोठ कठैठे खड़े हो। मैंने कहा पेड़, तुम इतने बड़े हो। कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां बोली मानो नहीं, 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 झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, या कि सूख ठूंठ होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का, और हां, इन सब उगने
डूबने, भरने, छीजने, बदलने, मलने, पसीजने, बंधने, मिटने वालों का भी। शतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा हैं, वे ही जीवनदायी हैं। जो मरण धर्मा हैं, वे ही जीवनदायी हैं। तो कितनी प्यारी कविता और कितनी बड़ी कविता, जीवन और मृत्यु को लेकर किस तरह से ये विचार कर रहे हैं। और कोई भी उदारता सच्चे मायनों में तब उदारता बनती है जब हम अपने होने का श्रेय औरों को देते हैं। इस कविता में भी यही ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ अपनी विशालता का श्रेय किस किस को दे रहा है। अज्ञे का जीवन भी बहुत कुछ इस अर्थों में खास है कि वे अपने होने को, अपने अस्तित्व को कैसे औरों के बीच बांटते चलते हैं। और इस भावबोध की कई ऐसी और कविताएं हैं। फिलहाल मित्रों, हम लोग नासा जी के पास चलते हैं और इस संस्मरण को आगे बढ़ाते हैं। जी, माइक को ऑन कर लें। जी। कुछ दिनों बाद मेरा कहानी संग्रह श्रीपत जी ने छापा, शामी कागज। और जब वो शामी कागज की कुछ कहानियां उन्होंने कहानी मैगजीन में छापी, तो ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं उनके यहाँ मिलने गई थी, और इधर उधर की बातें होने के बाद उन्होंने जो मुझे चीज़ें दी, उनमें शेखर एक जीवनी किताब थी उनकी, वात्स्यायन जी की। और उन्होंने कहा था इसको तुम पढ़ो। और कुछ महीनों बाद मैं जब दोबारा गई, तो शायद उनके जहन से निकल गया था कि वो मुझे किताब दे चुके हैं। उन्होंने फिर इसको कहा कि ये दोनों खंड तुमको पढ़ो, और तुमसे फिर बात करेंगे। इत्तेफाक देखिए कि वो भी किताबें पढ़ी, और कुछ और भी चीज़ मैंने देखी। और ये वो दौर था जब वात्स्यायन जी का नाम और उनका काम और उनकी शख्सियत का एक बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही शानदार शामियाना लोगों के जहन में था। और जहाँ तक जब मेरा शामी कागज छपा, तो अक्सर मुलाकात होती थी किसी न किसी बहाने वहाँ के वर्कर से। तो वो कहते थे कि अगर किसी की किताब बिकती है पूरा पूरा सेट, तो वो वात्स्यायन जी का है। लोग दीवाने थे। और आपके प्रोग्राम में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, जो लोग डूबे हैं उनके साहित्य में, वो वाकई बहुत गहरे डूबे हैं। अभी बिंदु जी का मैं सुन रही थी, कैसे परत दर परत वो उसमें तैर रही थी। और ये कैफियत बहुत जगह है, और जो लोग उनको प्यार करते थे वो ज़बरदस्त है। हिंदी साहित्य भी यही कहता है कि भारतेंदु जी के बाद जो एक नया सिलसिला आया, वो वात्स्यायन जी के ज़रिए आया। तो बहरहाल, चूँकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं रहा और हिंदी मेरे लेखन का सब्जेक्ट रहा है, तो उसको लेके जो मैं जितनी चीज़ें पढ़ सकती थी लोगों की, मैंने पढ़ी। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूँगी आप लोगों से, सुनने वालों से, कि कुछ लेखक आपसे लगातार मिलते रहते हैं किसी न किसी बहाने, और आप उनको पूरा पढ़ जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपसे कभी-कभी मिलते हैं, और उनकी कुछ चीज़ें ही आप पढ़ पाते हैं। तो ऐसे हमारे रिश्ते जो थे वो वात्स्यायन जी से थे। एक मर्तबा वात्स्यायन जी की तारीफ करते हुए श्रीपत जी ने इनडायरेक्टली कहा था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो बात उन्होंने इशारतन वात्स्यायन जी के लिए कही थी कि वो राइटर जो हैं जिनको पास बहुत अच्छा कलम है, तो उनको शोहरत नहीं मिलती। और वो लोग जो बहुत ही मीडियोकर हैं, उनको शोहरत मिल जाती है। और मेरी नज़र में जिनको शोहरत, इज्जत, दौलत और शानदार कलम मिलता है,
वो बहुत ही रेयर होते हैं, और मिल जाए तो कहना ही क्या। तो और दूसरे ये है कि श्रीपत जी जो हैं वो वात्स्यायन जी की जो दोस्ती थी वो बड़ी गहरी थी, और उनकी बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें, उनकी लेखन की चीज़ें, उनका एनालिसिस, वो जब मूड में आते थे तो बहुत ही गहरे अंदाज से करते थे, जिसको सुनने में बहुत ही सुकून मिलता था। उसी तरह का सुकून जब मन्नू भंडारी जी, राकेश जी, कमलेश्वर जी और वो यादव जी की बहुत ढेर सारी बातें सुनाती जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, खुशनसीबी होती है कि जो युग आप जीते नहीं हैं और जिसके आप साक्षी नहीं होते हैं, उन राइटर को भरपूर पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी बहुत सारी बातें आपके बुजुर्ग राइटर बहुत ही गहराई से आप तक पहुंचा देते हैं। तो वो कैफियत जो थी मेरी वात्स्यायन जी के साथ थी कि ये अब मेरा दूसरा सफर जो था ईरान का, शाह का दौर खत्म हो गया था, दूसरा गया तो इनकलाब शुरू हो गया था। जब इनकलाब शुरू हो गया था तो मैं जब वहाँ से लौटी तो एक अजीब कैफियत में थी, क्योंकि जो मैं एज अ स्टूडेंट पहली बार गई थी, दोबारा मैं शाहनामे पे काम करना चाह रही थी, और वहाँ देखा कि शाह के खिलाफ ही सारा हंगामा है। तो आके मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा, और एक बात मुझे एक राइटर ने कहा था, एक ने क्या, दो तीन लोगों ने कहा था। उस वक्त मैं उन्हें पहचान नहीं पाई थी कि ये अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े इनकलाबी लोग हैं। उन्होंने कहा था तुम्हारा प्रेस आज़ाद है और तुम भी राइटर हो, तो क्यों नहीं तुम हमारा साथ देती हो, हमारी ज़बान, हमारा कलम और हमारा लेखन आज़ाद हो। बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है यहाँ पे। तो उस ज़माने में जो मैंने दूसरी और तीसरी अपनी यात्राएं की, उसमें मैं एकदम, जिसे कहते हैं, डट के खड़ी हो गई थी अपने वर्क के साथ। उसमें ये होता था कि मैं डाक से चीज़ें नहीं भेज सकती थी। मुझे कदम कदम पे चीज़ों को, जो नया घट रहा था, उसको मैं लिखती थी हाथ से, और उसको ले जाके सीधे एडिटर से मिलती थी कि आपको ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इनकार कर दीजिए, मैं किसी और मैगजीन या अखबार में जाऊंगी। उस वक्त डॉक्टर शर्मा जो थे वो शिलोंग में थे, और वहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रहे थे। मैं अकेली थी, बच्चे बहुत छोटे थे। तो अब करती क्या, नौकर पे छोड़ के बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं जा सकती थी, 3-4 घंटे के लिए। तो होता था ये कि एक स्टैंड था जेएनयू के पास, वहाँ से मैं टैक्सी लेती थी और बच्चों को टिनटिन और एस्ट्रिक्स दिया, केक, पेस्ट्री, जो भी उनका मर्जी हो, आइसक्रीम दे के वो बैठे रहते थे, एस्ट्रिक्स देखते रहते थे, और मैं एक अखबार से दूसरे अखबार में जाती थी। उस दिन इत्तेफाक से अंग्रेजी अखबार में मुझे तमाम मैंने छपा ही था, कार्लेकर जी ने पूरा पेज मुझे दिया था, सारिका का स्पेशल इशू आ गया था, पुनश का स्पेशल आ गया था। तो सभी लोग ताज्जुब में थे कि ये इस तरह की राइटिंग क्या आई है। उसी में मैं जो थी, जो जुल्म बढ़ा लेखक संघ के ऊपर, और लेखक संघ एकदम उजाड़ दिया गया, उस पर मैं एक राइटअप लेके गई थी। उस जमाने में वात्स्यायन जी थे, तो मानी बात है, वो बड़ा सा हॉल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, और वात्स्यायन जी आए नहीं थे। और वैदिक जी जो थे वो, उनको पर्शियन भी आती थी और वो इस एरिया पे काम भी करते थे, और उस वक्त वो वहाँ पे सब एडिटर थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो कहा यहाँ बैठने की तो बाहर कोई जगह है नहीं है, आप मेरे कमरे में आ जाइए जब तक वात्स्यायन जी आते हैं। अब वहाँ काफ़ी देर मैं बैठी रही, फिर बाहर निकली, चपरासी को मैंने कागज़ दिया कि आप ज़रा बता दीजिए मैं इतनी देर से हूँ, और आए तो मैं वैदिक जी के यहाँ कमरे में हूँ। वैदिक जी जेएनयू के स्टूडेंट थे, और पहली बैच में उन्होंने हिंदी में पीएचडी की थी, तो उनका अपना भी एक स्थान था। तो हुआ ये कि जब बहुत देर हो गई और उनको काम भी करना था, तो मैं बाहर आई और मैंने कहा कि आप क्या, मैं क्या करूं? तो उनका, साहब मेरे कुर्सी के अलावा तो कोई कुर्सी है नहीं जिस पे आप वो कीजिए, और अंदर बैठना मुझे खल रहा था।
इतनी देर में वात्स्यायन जी आए, सलाम दुआ हुआ और वो अंदर चले गए। फिर मैंने कहा आप पर्चा ले जाके दीजिए और बताइए कि मैं काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो गए, तो जब निकला तो मैंने कहा तुमने बताया? तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने पर्चा लेके रख लिया है और डाक देख रहे हैं। काफ़ी देर हो गई। मुझे बेचैनी ये थी कि फिर टाइम बदल जाएगा उसका और लंच पे लोग चले जाएँगे, इधर-उधर हो जाएगा और मैं फिर ये राइट अप कहीं और नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इंतज़ार नहीं करना है। जब वो बिज़ी हैं और वो मुझे इतनी अच्छी तरह जानते और इतनी अच्छी तरह से बात भी हो चुकी है उनसे, तो कोई सवाल नहीं था कि मुझे वो इतनी देर तक बिठा लेते। मैं नीचे चली गई। उस वक़्त टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा-सा हॉल हुआ करता था और वहाँ एक फ़ोन लगा रहता था, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते थे। वहाँ से मैंने वात्स्यायन जी का नंबर मिलाया और कहा कि मैं नाज़ा शर्मा बोल रही हूँ और आपसे मिलने आई हूँ और एक बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि राइटर का कलम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो होता राइटर है और हमें एक-दूसरे की इज़्ज़त भी हमको करना चाहिए। और मैं इंतज़ार करती रही, अब मैं जा रही हूँ। तो उनका अरे रे ठहरिए, तो मैं आ रहा हूँ, आपको लेने नीचे आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे लहजे में उन्होंने कहा। मैंने कहा नहीं वात्स्यायन जी, अब बहुत देर हो गई है। मैं आ गई, वो राइट अप जो है वो कहीं और छप गया। उसके बाद हमारा और वात्स्यायन जी का सिलसिला ऐसा था कि ना वात्स्यायन जी ने ये पूछा आप क्यों आई थी, राइट अप क्या था, और ना हमने उनसे कभी किया। हाँ, सुनने में ये आया कि जब उनकी या यावरी की प्रोग्राम्स होते थे और लोग चाहते थे मैं उसमें शामिल हूँ, तो वो ये कह देते थे उनको फुर्सत कहाँ है, वो कहाँ इतनी तो बिज़ी रहती हैं। तो उसका मतलब मैं यही समझी कि शायद उनको काम होगा और उनको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी देर और ठहर जाती या जो भी उनके दिमाग में हो और फिर आराम से बात हो। लेकिन मेरे लिए जो हालात थे और जो ईरान के ऊपर मेरे लिखने का एक तरह से जुनून की कैफियत तारी हो गई थी, तो उसमें मैं नहीं रुकी। तो ये एक बस तल्ख़ियात तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक अजीब तरह के हालात का जिसे कहते हैं एक अक्स था। उसके बाद वात्स्यायन जी जो थे, उनके बारे में मेरे ख़्याल से 2 तरह की चीज़ें चलती रहती थीं। एक लोग उनके खिलाफ बोलते रहते थे, एक उनके एकदम दीवाने थे। दोनों चीज़ें एक नए लिखने वाले के दिमाग में जब पड़ती है तो वो ख़ासा अ, कन्फ्यूज़ भी होता है शुरू में और बाद में फिर वो अपनी नज़र से चीज़ों को तौलना शुरू कर देता है कि दरअसल कौन कहाँ खड़ा है और किस तरह से एक-दूसरे को ट्रीट किया जा रहा है। अ, जो मेरा आखिरी तीसरा वाला जो था सफ़र, उसके बाद मैंने कुछ पोएट्री, प्रोटेस्ट पोएट्री का ट्रांसलेशन किया, जिसको केशव मलिक जो कपिला वात्स्यायन जी के भाई थे, उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया और मैंने उसको हिंदी और उर्दू और कुछ फ़ारसी की में किया। तो ये किताब विकास प्रकाशन से छपी और 2 तरफ से शुरू होती थी। एक अंग्रेज़ी की तरफ से और एक जो थी वो उर्दू की तरफ से शुरू होती थी। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आया जिसको सँभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया और सारी चीज़ें उल्टी होने लगीं। पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला और हर तरफ से एक अजीब नज़र से मुझे देखा जाने लगा कि जैसे मैं बहुत ही गैर ज़रूरी मैंने काम कर दिया है और मेरे को समझ ही में बात नहीं आई, ना पॉलिटिक्स समझ में आई। और मेरे साथ ये भी एक अजीब सी रही कि जेएनयू के जितने सीनियर प्रोफेसर थे और बाहर की जो क्रीम थी, वो लगातार मेरे अंग्रेजी के राइटअप्स जो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह और इंटरव्यूज छपे थे, उनको पढ़ के हमेशा यही, अगर मुलाकात हो गई किसी एम्बेसी में या किसी बड़ी दावत में, तो वो यही कहते थे अब और क्या लिख रही हो, क्या तुम्हारे पास डायरी है वो,
इस वजह से मुझे लोगों ने जबरदस्ती लगातार ईरान से जोड़ा। तो इसके बाद जो मेरी मुलाकात होती है वात्स्यायन जी से, वो 7 नदियाँ एक समुंदर के बाद होती है। 7 नदियाँ एक समुंदर जो है, और एक बर्निंग फायर करके मेरी सई सुल्तानपुर की किताब थी, जिसमें उनकी अंग्रेजी में पोएट्री थी, और मेरा एक बहुत लंबा पहला और आखिरी इंटरव्यू था उनसे। तो ये दोनों किताबों को लेके वात्स्यायन जी मुझसे बात करना चाहते थे, क्योंकि हर तरफ जो था एक ताज्जुब की बात तो थी, और लोग इंटरेस्टेड भी थे, क्योंकि मेरा मुल्क बहुत सुकून वाला था, लेकिन हमारे दिमागों में उस वक्त का संग्राम तो था ही, और उसका लिटरेचर भी था। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग एकदम ही सुकून से रहे हैं। तो वात्स्यायन जी ने सईद सुल्तानपुर पे कुछ सवाल किए, और बहुत अफसोस का इजहार भी किया जब पता चला कि वो शाह के दौर में अंदर थे जेल में, और बाद में जब निकले और उनकी माँ की उससे जोर देने से उन्होंने शादी की, तो शादी की रात में उनको उठा लिया गया जेल में, और उसके बाद उन्हें शूट कर दिया गया। तो ये एक दर्दनाक कैफियत थी जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। और ईरान का मेरा ये नॉवेल तो सभी ने पढ़ा, विष्णु प्रभाकर और डॉक्टर लाल, और मतलब नाम गिनवाने से कुछ नहीं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे रिश्ते किस वजह से और कैसे कैसे बने। तो उसमें उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स और उस पर बात करना था। बाद में ये तय पाया था कि वो मुझको जो है वो आराम से बैठेंगे किसी दिन, और इसके ऊपर डिटेल से बात होगी। अब वो क्या बात करना चाह रहे थे, उनके जहन में अपनी ज़िंदगी क्या थी, क्योंकि वो बम भी बनाते थे, वो जेल भी जाते थे, और लिखते भी थे वो, और रेवोल्यूशनरी थे। तो उनको जब मैंने नहीं जाना था, तो मैंने एक चीज़ जानी थी, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि इराक और ईरान में तो नहीं, लेकिन इराक में राइटर्स और जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट बंदूक लेके लड़ने गए थे। मुझे लगा कैसे बंदूक उठाई जा सकती है। तो अब यही है कि वात्स्यायन जी ने बम कैसे बनाया, लेकिन वो शिद्दत, वो मोहब्बत, वो वतन गुलामी के खिलाफ जो जुनून था, उसमें आदमी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मेरे नज़र में दो चीज़ें आदमी को एकदम जोश में ला देती हैं, एक धर्म और दूसरी वतन की मोहब्बत। तो मेरी वो मुलाकात ड्यू रह गई जो बहुत तफसील से होने वाली थी, और शायद वो अर्पण, वो मुलाकात मेरी उनसे होती तो मेरा अगला नॉवेल शायद कुछ ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खूबसूरती से और समझदारी से निकलता, क्योंकि बड़े लोग कुछ ऐसी चीज़ें दे जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको मना करते हैं कि आप ये ना कीजिए, कि उसके ऊपर आपको सोचना पड़ता है, और आगे की चीज़ें ज़्यादा अच्छी खूबसूरती से निकलती हैं। पता चला कि चले गए वो अचानक, और वो दरख्त जिसके ऊपर एक छोटा सा घर बनाया था उन्होंने, जहाँ से वो पोइट्री पढ़ने वाले थे, तो वो हिस्सा बहुत दर्दनाक लगा। और जब मैं उनके उसमें शिरकत करने गई, तो मुझे ऐसा लगा कि वो परिंदा जो था, वो अचानक जो है वो आसमान की तरफ उड़ गया, उनकी रूह का परिंदा। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे बहुत दिनों तक परेशान करती रही, कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे। और उस नॉवेल को लेके मैंने बहुत कुछ सहा भी, वो तो हर राइटिंग में इस तरह का होता है। लेकिन ये था कि बाद में जो रेणु जी को पढ़ा मैंने, और यशपाल का झूठा सच पढ़ा, और जिंदा मुहावरे मैंने लिखा, तो ये जो एक सिलसिला था सोच का, वो मुझे लगता है कि
आदमी बहुत ही अंदर अंदर कुछ अपने माहौल से जो चीजें देखता है और उससे बेचैन होता है, उसकी अपनी अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। और आज बात सैन जी होते जिंदा तो वो कैसे पूरे माहौल को देखते, या वो क्या लिखते, ये सारी बातें कभी कभी दिमाग में आती हैं। लेकिन बहरहाल हर इंसान रह तो नहीं जाता है अर्पण, जाना तो सभी को है। लेकिन ये है कि जो चीजें दे के जाता है उसका जो सिलसिला रहता है वो बचा रहता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी जो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कही थी तुमसे, कही थी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे जो है हम जो किसी के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। मुझे याद है कि अमृत राय जी की किताब किसी ने मुझसे मांगी थी और मैंने यहाँ बहुत छाना। पाकिस्तान से किसी ने कही थी कि उनकी किताब आप भेज दीजिएगा, मुझे हिंदी आती है। लेकिन मैं जब किताब लेने गई तो वो 4 या 5 रुपए की थी और इतनी मुश्किल से उन्होंने ढूंढ के दी थी। लेकिन अब अमृत राय जी पे एक स्पेशल इशू भी आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने पुराने नहीं कहूँगी, जो लोग हमें हमारे लिए रास्ता बना के जाते हैं, धीरे धीरे हम अपने लेखन में डूब के उनसे दूर होते चले जाते हैं। लेकिन शुक्र करना चाहिए उन पीएचडी स्टूडेंट का और उन पढ़ने वालों का कि जो ढूंढ ढूंढ के हमको पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो बस ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं कहना चाह रही थी और मैंने कहा अर्पण। जी। अ, काफी अच्छी चर्चा रही। और मित्रों, इस बहाने से हम लोग अलग अलग संदर्भों के बीच साहित्य सृजन और लेखकों की गतिविधियों को समझते हैं। यहाँ श्रीपत राय जी की भी चर्चा हुई और तमाम लोगों की आगे भी, जनेन्द्र कुमार जी के साथ, रेणु जी के साथ, विभिन्न पत्रकारों के साथ, गुजरात में उमाशंकर जोशी जी की, भोलाभाई पटेल जी की। तो किस तरह से एक लेखक अपना एक विस्तार करता चलता है। एक बात और जी जो मैं मेरे जहन से निकल गई, जी जिस दिन मैं वहां से लौट के आई थी तो मैं श्रीपत जी के पास गई थी। और इसलिए गई थी कि श्रीपत जी उनका इतना जिक्र करते थे और इतना कुछ, और वो श्रीपत जी के यहाँ ठहरते भी थे, लंबी लंबी बातें, गुफ्तगू, सभी कुछ। तो श्रीपत जी की आंखें बहुत ज्यादा भारी थी, पपोटे जो थे वो फूले हुए थे और आंखें लाल थी, जैसे बहुत रोने के बाद उठ नहीं पाती ना, वो कैफियत थी। अब वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी श्रीपत जी से जरूरी बात, लेकिन पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया मेरे, क्या आप रोए हैं? तो थोड़ी देर चुप रहे, बोले बहुत पुराना साथ था मेरा उनका, और क्यों ना, क्यों नहीं, तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा हुई। और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने ने बताया कि मैंने उनके सारे खत जो मेरे पास थे उसको फाड़ डाला। तो मैंने कहा ये क्या किया? वो तो तारीख थी, वो तारीख थी, आपने बहुत उजलत की, क्यों इतना आपने उसको वो कर दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता नहीं था कि वो तो चले गए, कि मेरे मरने के बाद उन खतों के ऊपर कोई बात हो या कुछ सिलसिला चले। तो ये बात भी मुझे बहुत गहरे सोचने पर मजबूर हो गई कि लोग जो हैं, जिस तरह से राइटर कहता है, जिस तरह से वो खत लिखता है, जिस तरह से दो लेखकों में अपनापा होता है, क्या उसी धरातल पे रह के वो उनको समझता है, या उसमें अपना दाखिला करा के एक गैर, कभी कभी गैर जरूरी चीजें भी उसके दिमाग में आती हैं और उसको होता है। तो ये बहुत ताज्जुब खेज चीज थी जो श्रीपत जी ने मुझे बताई।
तो मित्रों, यह एक श्रद्धांजलि नासरा शर्मा जी की ओर से एगे जी को, और लेखक जो है, चाहे वह किसी भी फील्ड में लिख रहा हो, किसी भी काल में लिख रहा हो, और कितनी सुंदर बात नासरा जी ने कही कि कहीं न कहीं एक शब्दकार दूसरे शब्दकार का ध्यान रखे, उसके मान सम्मान का, और जो कम से कम जरूरी औपचारिक जो औपचारिकता है उसकी। कई बार कुछ चूकें हो जाती हैं, मानवीय चूक भी इसे हम कह सकते हैं, मगर बड़प्पन यह है कि कैसे फिर ये जी उस बात को समझते हैं, उस संवेदनशीलता को समझते हैं, और तुरंत स्वयं के नीचे आकर इन्हें ले जाने का प्रस्ताव देते हैं। तो ये उतार चढ़ाव जीवन के हिस्से हैं, और उस समय जिसकी बात नासरा जी कर रही थी कि एक चीज और मैं कई कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी खूबसूरत थी वात्स्यायन जी की जो इला जी ने लिखी थी। उसमें एक वाकया था बहुत ही खूबसूरत, जब और भी बहुत सारी चीजें थी वो उनकी पर्सनल है, वो मैं नहीं कहूंगी, लिखी उन्हीं ने थी। एक जगह था कि स्टेशन पे वो दौने पे रख के कोई चीज लाए थे वात्स्यायन जी, और उसमें से रस टपक रहा था, और इनको लगा कि ये क्या चीज लाए, और इस तरह से, और उन्होंने कहा खाइए इसको खाइए, और वो अंजीर थी। अंजीर फल मेरी वीकनेस है, और वो भी अंजीर जो इतनी रसीली हो, तो आज तक मैं उस चीज को भूली नहीं हूँ कि उनको भी पसंद होगी तभी उन्होंने लिया। और जी वात्स्यायन जी की मुलाकात से की याद जो मुझे शिद्दत से आई, जब मैं अफगानिस्तान में थी और सड़क पार कर रही थी, खोंचे पे इतनी बड़ी बड़ी अंजीरें रखी हुई थी, एकदम दिल वाह, मचल गया कैसे इसको, जिसे कहते हैं, इसको लेके मुंह में डाली जाए। तो ये सारी बातें जो हैं वो बड़ी दिलचस्प होती हैं, और बहुत यादगार की तरह एक तरह से आपके सिलसिले में साथ चलती रहती हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि जो अहमद शामलू थे, वो नई कविता के जिसे कहते हैं बाबा कहलाते थे। तो नीमा योशीज के बाद उनका नाम आता है फारसी में। तो वो एक किताब जुमे और किताब हफ्ते निकालते थे, तो उसमें बाहर के लोगों का ट्रांसलेशन छपता था। तो देखा फैज अहमद फैज का है, तो मुझे झटका लगा, और मुझे ऐसा लगा कि एक भी हिंदुस्तानी का नहीं है इसमें ट्रांसलेशन। तो इत्तेफाक से जब मैं उनका इंटरव्यू लेने गई, तो मैंने उनसे कहा कि आपने किसी शायर का नाम सुना है, और हिंदुस्तानी इसमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, सर क्या बात है। फिर मैंने कहा वात्स्यायन जी को आपने सुना है, क्योंकि तब तक वात्स्यायन जी के बारे में था, वो भी इनकलाबी थे। अहमद शामलू साहब वो भी जेल और जलावतनी काट चुके थे, बहुत कुछ एक सा था। दोनों का नहीं, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि हिंदुस्तान से किसी भी अजीम शायर को हम इंट्रोड्यूस करें, और उसकी चीज़ें जो हैं वो फारसी में ट्रांसलेशन करें। और जिस तरह से आपने अंजीर के बहाने अपने आप को उनसे कनेक्ट किया, ऐसी कई बातें होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। मुझे याद है कि जब मैं पाखी के विशेषांक के लिए मुजफ्फर अली जी से बात कर रहा था, असगर वजाहत पर केंद्रित, तो वहां भी कई ऐसी खूबसूरत बातें मुजफ्फर अली ने याद की। चूंकि ये दोनों क्लासमेट रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और छोटी छोटी बातें कि कोई एक शख्स अपने बेल्ट से याद है, या कोई एक प्रोफेसर अपने ट्वीट कोट से याद है, कोई और किसी खास चीज के लिए याद है। तो इस तरह से हमारी स्मृति अपने हिसाब से डाटा का स्टोरेज रखती है, और
किसको कैसे कनेक्ट कर ले, इसे हम समझ सकते हैं। को लेके और एक जी अजीब सा रिश्ता जो था वो वात्स्यायन जी से जुड़ गया था कि जी जी मतलब उनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और मेरी तो बहुत वीकनेस है ताजा अंजीर, जी तो जी कोई भी आता है बॉम्बे से तो 2 डिब्बे तो मेरे लिए आता है, तो पहली मर्तबा मैं अंजीर 5-6 तो खा लेती हूँ, वाह, क्योंकि वो नाजुक फल है जी और जी शायद बहुतों ने नाम ही नहीं सुना होगा। जी जी। बॉम्बे से जो लोग आने वाले हैं या आएंगे तो याद रखें इस वक्तव्य को, अगर वो नासरा जी से मिलने आए जी तो अंजीर जी का पैकेट लेकर जरूर आए। हाँ, जी श्रद्धांजलि उनके लिए भी होगी, वात्स्यायन जी के लिए भी, और हाँ, मुझे तो खुशी मिलेगी जी 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 दोस्तों जी के साथ। जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही। और देखिए मित्रों, हमने बात की फारसी भाषा को लेकर। फारसी एक ऐसी भाषा जिसमें नासरा शर्मा जी ने पढ़ाई की और इतना सारा काम किया, ईरानी क्रांति पर लिखा, रिपोर्टें लिखी, उपन्यास भी लिखे, इसकी चर्चाएं होती रहीं। स्वयं एग्गे भी उस भाषा के जानकार रहे और विचार विमर्श इन दोनों के बीच जितना भी हुआ, मगर हुआ। बाद में जब हम विभाजन को लेकर भी नासरा शर्मा जी कहानियां लिखती रहीं, और बाद में तो फिर उनका उपन्यास जिंदा मुहावरे आया ही, जो एक नए ढंग से उस पूरे घटनाक्रम को देखता है। और कई उसमें ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिस पर चर्चा हमने यहाँ भी की है और अन्यत्र भी चर्चा हुई है। तो ऐसे विषय अगर हम देखते हैं, भारत पाक विभाजन की ही बात करें, तो अज्ञे के यहाँ भी शरणदाता जैसी कहानी जो है खास रूप से उल्लेखनीय है। तोप्ती जी की सिक्का बदल गया, मंटो की तोबा टेक सिंह, अशफाक अहमद की गड़ेड़िया और ए हमीद की पत्थर अनारा दे, और विष्णु प्रभाकर जी की अपना वतन, मोहन राकेश जी की कहानी मलबे का मालिक। तो कैसे परवर्ती लेखक भी उस परंपरा में जा करके उसको समझ करके अपने हिसाब से उसमें योगदान दे रहा होता है। जिंदा मुहावरे एक विधिवत रूप से भारत पाक विभाजन के दर्द को और उसके भीतर की जो दिलों की छटपटाहट है आम लोगों की, सियासत से परे उसको उकेरने का काम यह उपन्यास करता है। तो कहीं ना कहीं जो परंपरा है हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी की, वह हम परवर्ती पीढ़ी के लेखकों में पाते हैं। भारत पाक विभाजन जैसा एक बेहद संवेदनशील विषय जो अज्ञे, सोबती, विष्णु प्रभाकर अपने अपने तरीके से उठाते हैं, नासरा शर्मा जी उसे बाद के दिनों में अपने हिसाब से उठा। तो ऐसे कई मुद्दे थे, आवश्यक रहा, और हम शुक्रगुजार हैं नासरा जी के कि वे समय निकाली और इस बहाने हम लोग अज्ञे जी के कुछ पक्षों पर चर्चा कर सके और नासरा जी के जो उनसे जुड़े संस्मरण रहे उनको भी हम सुन सके। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियां मिली। नासरा जी, पुनः हार्दिक आभार, शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया।